इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी लाइटिंग इंप्रूव करने के लिए 10 टिप्स दूंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे और साथ ही साथ कुछ बिगिनर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हाईलाइट करूंगा ताकि आप लोग उन्हें अवॉइड कर सकें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपना कैमरा सेट करना है। कैमरा सेट करने का बेनिफिट ये होता है कि भाई आपको पता होता है यार कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं किस एंगल से काम कर रहा हूँ। जब आप लोगों ने एक रेंडर निकालना है तो आप लोगों ने अपनी इमेज को एक स्पेसिफिक एंगल से ही प्रेजेंट करना है और आप लोगों की सारी मेहनत उसी एंगल पे होनी चाहिए। तो सबसे पहली टिप यही है कि आप लोग कैमरा सेट करें। मैं आगे भी आप लोगों को इस वीडियो में जितने सीन्स दिखाऊंगा, जितने रेंडर्स दिखाऊंगा, उन सब में यही कॉमन है कि सबसे पहले जो है मैंने अपना कैमरा सेट किया होता है। मैं अवेयर होता हूँ भाई कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और मैं इसको कैसे बेहतरीन जो है वो प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अपना कैमरा लाजमी सेट करें। सेकंड हमारी जो टिप है वो है कि करेक्ट लाइट जो हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। उसके लिए हम जो है ये वाला सीन इसको स्टडी करेंगे थोड़ा सा और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जो लाइट्स चूज़ की हैं वो क्यों की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ये लाइट्स डिलीट कर देते हैं और ये सीन देखते हैं। तो इस सीन में हमारे पास एक बड़ी सी विंडो जो है उसका स्लॉट है और अंदर हमारे पास कुछ लाइट्स हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लाइट्स जो हैं वो बाहर से हैं। तो अब आप लोगों ने करेक्ट लाइट्स डालनी है। करेक्ट लाइट से मुराद अब जिस तरह सन की जो लाइट होती है वो हमने लाइटिंग बिगिनर सीरीज जो है उसमें देखा था कि वो हमेशा डायरेक्शनल लाइट होती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो देखें, आपको पता लगेगा कि कौन सी लाइट कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, तो ब्लेंडर में थोड़ा डिफरेंट है, उसको सन कहते हैं, माया में डायरेक्शनल लाइट है। तो ये एक ही बात है। हमने वीडियो में ये भी स्टडी किया था कि आप इसको मूव जहाँ मर्जी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी डायरेक्शन जो है हम लोग इधर सोफ़े की तरफ पॉइंट कर देते हैं। एक शॉर्टकट ब्लेंडर का जो है वो है शिफ्ट टी के थ्रू आप जहाँ पे भी आपका माउस एम कर रहा होगा ना, उस साइड पे आपकी लाइट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट दी है और वो इसीलिए दी है क्योंकि सेंस ही उस चीज़ की बनती है ना, यहाँ पे सनलाइट ही आ सकती है। तो हमने रियलिस्टिक रहना है हमारी लाइट की जो अप्रोच है उसके बारे में। जो बिगिनर मिस्टेक है वो ये है कि लोग भाई रैंडम लाइट्स प्लेस कर लेते हैं जी, कि पॉइंट लाइट यहाँ लगा लेते हैं, डायरेक्शन वहाँ लगा लेते हैं, एक एरिया भी रख लेते हैं। तो वो एक गलत अप्रोच है। ठीक है, उस तरह से ना करें, आपने बस रियलिस्टिक रहना है। तो देखें, ये हमारे पास सन की एक लाइट और एक बेसिक हमारे पास अभी से सीन हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरी जो लाइट सोर्स है वो मुझे ये नज़र आता है कि ये विंडो है और ऑब्वियसली बाहर जो भी इन्वायरमेंट है उसके थ्रू भी तो कुछ लाइट अंदर आएगी ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग या तो ये जो वर्ल्ड सेटिंग है, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें। ये भी ऐसे ही एम्यूलेट करेगा कि भाई बाहर से लाइटिंग आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास एक होल है तो वर्ल्ड लाइटिंग यहाँ से भी आएगी। तो ये ऑप्शन नहीं यूज़ करनी। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम लोग एक एरिया लाइट क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, इसको 90 डिग्री जो है ना हम लोगों ने रोटेट कर लेना और आप इसको स्केल करके ना रफली जो विंडो का साइज़ है उसी हिसाब से आप इसको स्केल कर लें। और अब हम इसकी पावर बढ़ाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, तो जितनी आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होगी आपकी लाइटिंग को लेके, उतना ही रियलिस्टिक आपका रिजल्ट होगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें। जहाँ पे गाड़ी की हेडलाइट्स है वहाँ पे स्पॉटलाइट यूज़ करें, जहाँ पे विंडोज़ हैं वहाँ पे आप एरिया लाइट यूज़ करें, जहाँ पे आउटडोर सीन है, सन की लाइट है, वहाँ पे डायरेक्शनल लाइट या सन लाइट यूज़ करें। तो इस तरह से आपने बहुत रियलिस्टिक रहना है। मैं आप लोगों को बड़ी एक रीसेंट एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट था जो मैंने एक क्लाइंट के लिए किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है बहुत डार्क हुआ है और मैंने ना जल्दबाजी में यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट देने के लिए ना ये एक पॉइंट लाइट प्लेस कर ली थी। ठीक है, लेकिन पॉइंट लाइट का इशू क्या आ रहा था? इशू ये आ रहा था भाई कि पॉइंट लाइट जो है ना, ये इस मॉडल में देखें यहाँ पे भी लाइट एमिट कर रही थी। तो ये मैं जल्दबाजी में एक मिस्टेक कर गया। जो इसकी सही अप्रोच थी वो ये थी कि मैं पॉइंट की जगह एरिया लाइट यूज़ करूं और उसकी डायरेक्शन जो है वो बैकड्रॉप की तरफ कर दूं। ठीक है,
इससे क्या हुआ कि भाई मेरे बैकड्रॉप में थोड़ी सी ब्राइटनेस भी आ गई, थोड़ा सा कंट्रास्ट भी हो गया सीन में। और क्योंकि एरिया लाइट जो है वो डायरेक्शनल होती है, तो फिर आप देख सकते हैं कि मॉडल के ऊपर अब जो है कोई लाइट नहीं आई। तो याद रखें कि आप लोगों ने करेक्ट लाइट्स जो हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो तीसरी टिप है कि कीप इट सिंपल, ईजी रहो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लाइट्स डालने की, सीन कम्प्लेक्स करने की। आप लोग जब भी अपने सीन लाइट करें तो 1 बाय 1 एक लाइट डालें, ठीक है, 1 लाइट एट अ टाइम। और देखें भाई कि क्या मुझे और लाइट की ज़रूरत है तो किस लिए है, और लाइट अपनी बहुत पर्पसफुली डालें, ऐसे बिला वजह नहीं आपने लाइट्स फेंक देनी। तो इसके लिए मैं आपको ये 4 एग्जांपल्स दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बहुत सिंपली जो है हमने ये लाइटिंग अचीव की है। तो सबसे पहली जो लाइटिंग एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ उसको हम 3 पॉइंट लाइटिंग कहते हैं। और 3 पॉइंट लाइटिंग बहुत आसान है। 3 पॉइंट लाइटिंग का तरीका ये है कि आप लोगों ने अपने करैक्टर के ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे ना एक लाइट सोर्स प्लेस करना है, ठीक है। ये आप लोगों की मेन लाइट है, इसको हम की लाइट भी कहते हैं। तो की लाइट आप लोगों की जो है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यू ठीक है, 15 भी हम 15 कर लेते हैं। दूसरी जो लाइट है वो आप लोगों ने डालनी है 45 डिग्री पे ही, लेकिन करैक्टर के लेफ़्ट साइड पे। अगर ये लाइट ना हो तो आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत हार्श शेडोज़ बनते हैं। तो ये लाइट सिर्फ इसको थोड़ा सा जो है फिल इन करने के लिए होती है, और वीक लाइट है ये बहुत। तो 5 भी वैल्यू ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 की वैल्यू दी है इसको, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो वो इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो सिर्फ इसका पर्पज़ ये है कि थोड़ा सा जो है ना हम उस शेडो वाले एरिया को फिल इन कर लें। जो लास्ट हमारी लाइट है, थर्ड लाइट, वो आप लोगों ने डालनी है अपनी की लाइट के ऑपोजिट 45 डिग्री पे ही, ठीक है। तो उसके लिए हम यही लाइट कॉपी कर लेते हैं। ये वाली जो लाइट है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इसको आप वैल्यू की लाइट जितनी दे दें या बेशक उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दें, तो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे 15 ही दे देते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत आसानी के साथ आप लोगों ने बहुत प्यारी जो है लाइटिंग अचीव कर ली है। इस तीसरी लाइट को हम लोग रिम लाइट भी कहते हैं, और मुझे तो पर्सनली ये बहुत प्यारी लगती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि आपका सब्जेक्ट और आपका बैकग्राउंड इसमें थोड़ी सी जो है ना सेपरेशन बनाने के लिए आती है। अगर आप देखें मैं फिल लाइट हटा दूं और रिम लाइट भी हटा दूं, तो आपका सब्जेक्ट जो है बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड होने लग जाता है। और रिम लाइट से आप देख सकते हैं कि हम लोग इजीली जो है ये सेपरेशन एक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक 3 पॉइंट लाइटिंग। अब इसके बाद आप लोगों ने जब लाइट सेट कर लिया, आप इसके कलर्स के साथ प्ले कर लें। थोड़ा हम इसको ब्लू दे देते हैं रिम लाइट को, हमारी मेन लाइट को हम लोग ऑरेंज का शेड दे देते हैं, और जो फिल लाइट है वाइट ही रहने दें। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक कूल और हॉट लाइट का जो है वो भी कंट्रास्ट इसमें मिल जाता है। जो सेकंड लाइट है असूलन तो ये आपको एरिया लाइट के साथ करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट लाइट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और वो पॉइंट ये है कि भाई हमने रेंडर सिर्फ वही करना है जो हमारे कैमरा में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे ऊपर कुछ होता तो एरियल तो पॉइंट लाइट से ऊपर ये छत भी इफेक्ट होनी थी, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता वो भी इफेक्ट होना था, उसके लिए हमें एरिया लाइट यूज़ करनी पड़नी थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे कैमरा में ही सिर्फ इतना सा नज़र आ रहा है, तो आप पॉइंट लाइट यूज़ करें, आप एरिया लाइट यूज़ करें, वो एक ही बात है। तो इसको जो है मैं वैल्यू दे देता हूँ 35 की, बल्कि 35 ज़्यादा है, 20 दे दें, और इसको थोड़ा सा जो है आप लोग आगे मूव कर लें। अब रेडियस जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना शार्प, कितनी डिटेल्ड और कितना स्मूथ आपको सब कुछ चाहिए। तो रेडियस हमें छोटा सा चाहिए, और आप देख सकते हैं कैसे सिर्फ एक लाइट के थ्रू हमने ये सीन क्रिएट कर लिया। इधर आप लोग एरिया लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं कि इसको स्केल डाउन कर लें जी, थोड़ा सा आगे मूव कर लें,
थोड़ी सी इसको रोटेशन भी दे दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस। और यहाँ पे आप लोग स्प्रेड के साथ खेल सकते हैं। तो देखिए आपको टॉप पे भी लाइटिंग मिलती है और बॉटम में ये वाला एक प्यारा सा जो है ये सर्कल भी मिल जाता है। लेकिन अब पावर जो है उसको थोड़ा कम कर लें, क्योंकि जब स्केल कम होता है तो लाइट आपकी कंसंट्रेट हो जाती है उसी पॉइंट पे। तो पावर और कम कर लेते हैं, 1.5 कर लें। और देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइट सोर्स के थ्रू हमने इतना प्यारा एक रेंडर रेडी कर लिया। थर्ड एग्जांपल थोड़ी सी मिस्टीरियस, थोड़ी सी ड्रामेटिक सी लाइटिंग है। तो उसके लिए हम एक पॉइंट लाइट क्रिएट कर लेते हैं और आपने इसको ले जाना करेक्टर के बैक पे। मैं चाहता हूँ कि एक लाइट जो है वो करेक्टर की बैक पे राइट से पड़े और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और एक लाइट जो है वो करेक्टर के लेफ़्ट से पड़े। ठीक है, आप बेशक इसको यहाँ पे छोड़ दें, ये भी बड़ी एक मिस्टीरियस सी लाइटिंग है, लेकिन मुझे पर्सनली करेक्टर दिखाना है। तो आप लोग एक लाइट सामने ले आएँ और इसको बहुत बहुत कम एक वैल्यू दे दें, 1 दे दें, सिर्फ थोड़ा सा जो है फिल इन करने के लिए चीज़ों को। तो ये भी आप देख सकते हैं, एक बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव लाइटिंग है। चौथी लाइटिंग ये आप लोगों के सामने है, लेकिन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे पॉइंट नंबर 6 जब हम गोबोस पढ़ेंगे। तो वीडियो एंड तक देखें। तो भाई चौथी टिप जो है ना वो है फॉल ऑफ, और या फिर हम इसको कह सकते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली हमें बताता है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। अरे कहना क्या चाहते हो? बेसिकली आपको ये बताता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इंटेंसिटी कम होती जाती है एक्सपोनेंशियली। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको मैथ या फिज़िक्स का इतना नॉलेज नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को बहुत सिंपली जो है समझा देता हूँ इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बेसिक सा सीन सेटअप किया। आप देख सकते हैं कि 4 ये सिलेंडर से खड़े हैं और ये एक हमने लाइट सोर्स क्रिएट किया। तो इसको हम इंटेंसिटी दे देते हैं 5 की, और यहाँ रेंडर व्यू में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो सबसे करीब वाला सिलेंडर है इस पे ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है लाइट अपनी पावर लूज़ करती जाती है, इसको फॉल ऑफ कहते हैं। और ये फॉल ऑफ किस तरह से इफेक्ट लेता है, वो ये है कि जब जब डिस्टेंस हाफ होगा तो इसकी इंटेंसिटी हाफ होगी एक्सपोनेंशियली। ये स्क्वायर इसीलिए है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि आप देख सकते हैं कि करंटली इस वाले सिलेंडर को सबसे ज़्यादा लाइट मिल रही है और फिर कम और कम और कम। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास लाइट सोर्स एक ही हो और सब पे बराबर इवन लाइट हो। तो उसके लिए मैं सिर्फ जो है इसका डिस्टेंस वो इंक्रीज़ कर दूंगा काफ़ी ज़्यादा। और अब जब आप देखेंगे कि मैं एक बड़ी वैल्यू देता हूँ, 5000 की वैल्यू देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सारे सिलेंडर जो हैं वो इक्वली लाइट हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाफ का जो डिस्टेंस है हाफ होने का वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो रही है, फिर ये हाफ है, तो ये एक हाफ के अंदर आ जाता है, इसलिए इसके अंदर लाइटिंग जो है वो बहुत इवन है। आप देख सकते हैं कि सेम इंटेंसिटी के साथ जब मैं ये लाइट सोर्स पहले सिलेंडर के करीब कर दूंगा ना, तो बिल्कुल ही करीब कर दिया, और आप देख सकते हैं कि अभी भी फॉल ऑफ जो है वो इफेक्ट में है, ये बहुत ज़्यादा है, ओवर एक्सपोज हुआ है। वेरएज यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो फिर मुनासिब है। इसकी पावर थोड़ी सी कम कर लेते हैं, देखें 2500। तो अब आप ज़्यादा फील कर सकते हैं कि भाई इस वाले पे देखें ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। वो भी इसलिए क्योंकि डिस्टेंस जो है कम हो चुका है और इसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, और उसके लिए आप लोग चेक करें कि ये जो सीन है ना, इस कल पे लाइटिंग आपको इतनी प्यारी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल ऑफ यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया सबसे ब्राइट है, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रही है, और यहाँ तक आप देख सकते हैं बहुत लो लाइट है। अब क्या हो कि अगर मैं ये लाइट दूर ले जाऊँ, ठीक है,
तो मैंने ऑलरेडी एक लाइट प्लेस की है और तकरीबन बराबर इंटेंसिटी जहाँ तक पड़ रही है उस पर, तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी है, लेकिन कितना फ़र्क है फॉल ऑफ की वजह से। ठीक है, एक और चीज़ ये भी आप नोट करें कि जो करीब वाली लाइट है उससे इन्वायरमेंट जो है वो भी ज़्यादा हमारा ब्राइट नहीं हो रहा, क्योंकि उसका मेन फोकस यहाँ पे है और आगे जाते 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 वो अपनी इंटेंसिटी लूज़ कर जाती है। वेरा जो दूर वाली लाइट है उसमें आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राइट हो रहा है। तो जब आप लोगों ने इस तरह की लाइटिंग करनी है तो आप फॉल ऑफ जो है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। फॉल ऑफ से ये है कि जी आपके सब्जेक्ट पे जो है ना बहुत कमाल किस्म का एक फोकस रहता है, बल्कि आपकी आय जो है ना वो सब्जेक्ट की तरफ ही ड्रॉ होती है, इन्वायरमेंट की तरफ इतनी नहीं जाएगी। दूसरा, मैंने ये बैकग्राउंड में जो है एक ब्लू लाइट ऐड की है, सिर्फ थोड़ा सा एक आपको विजुअल इंटरेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा कूल और वार्म का एक कंट्रास्ट देने के लिए। आप देखें मैं टर्न ऑफ करूं तब भी अच्छा है, लेकिन वो एक हल्की सी लाइट पीछे ना अच्छी लग रही है। तो ये इसी तरह आप लोग फॉल ऑफ जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो टिप नंबर 5, कपड़े बदल चुके हैं भाई, क्योंकि अगला दिन शुरू हो गया और बहुत लंबा ट्यूटोरियल है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। दबाओ, थैंक यू। अच्छा जी, तो सॉफ्ट वर्सेस हार्ड लाइट, तो सॉफ्ट और हार्ड लाइट का भी इस्तेमाल करनी चाहिए भाई। ये एक सिंपल सा सीन है, ये करैक्टर मैंने मिक्सिमो से डाउनलोड किया और ये एक बैकड्रॉप है। सिर्फ एक लाइट सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, एरिया लाइट, और बैकड्रॉप में थोड़ा सा जो पिंक शेड देख रहे हैं आप, पर्पल सा, ये देने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लाइट रखी है। तो अभी करंटली करैक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं। ठीक है, लाइट बिल्कुल टॉप डाउन है, थोड़े एंगल पे है। अच्छा, ये हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? बेहतर ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग इसका स्प्रेड जो है ये कम करते हैं। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जब लाइट का स्प्रेड कम होता है तो शेडोज़ हार्श होते हैं, डिटेल्स एम्पलीफाई होती हैं। नहीं, डिटेल्स एम्पलीफाई होती नहीं पढ़ा था वो, आप अब पढ़ रहे हैं कि डिटेल्स एम्पलीफाई होती हैं और शेडोज़ हार्श होते हैं। और आप देखें अब जो आपको डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं, सब कुछ पॉप आउट सा कर रहा है। तो ये कमाल होता है हार्ड लाइट का। और अगर आप सब कुछ ब्लेंड करना चाहते हैं, डिटेल थोड़ी कम करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग इसका स्प्रेड बढ़ाएंगे, और क्योंकि स्प्रेड बढ़ाने से इंटेंसिटी कम होती है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। और ये देखें, ये है जी सॉफ्ट लाइट। ये एक साइड बाय साइड आप लोग कंपैरिजन देख लें कि सॉफ्ट वर्सेस हार्ड लाइट का क्या इफेक्ट होता है। यही रीज़न है कि आप लोग जब फ़ोटोशूट्स देखते हैं तो वहाँ पे सॉफ्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट बॉक्सेस जो होते हैं वो सॉफ्ट लाइट जनरेट करते हैं, और सॉफ्ट लाइट जो है वो आपकी जो मॉडल है या आपका जो मॉडल है उसके पिंपल शिंपल पोर्स शोर्स वो सब कवर कर देता है। मैं भी ये वीडियो जो है एक रिंग लाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रिंग लाइट आपको सॉफ्ट लाइटिंग देता है। अगर हार्श शेडोज़ होगी तो पिंपल भी नज़र आएंगे भाई, पोर्स भी नज़र आएंगे। जब आप लोगों ने डिटेल्स ज़्यादा दिखानी है तो आप लोगों ने हार्ड लाइट्स यूज़ करनी है, और जब आप लोग चाहते हैं कि डिटेल्स थोड़ी सी ब्लेंड हो जाएं, थोड़ा सा स्मूथ लगे सब कुछ, तो फिर आप लोगों ने जो है सॉफ्ट लाइट यूज़ करनी है। हार्ड लाइट में आप लोगों को अगर कोई सरफेस पे स्क्रैचेस भी नज़र आएंगे, उसकी इम्परफेक्शंस जो है ना वो एम्पलीफाई हो जाएंगी। और सॉफ्ट लाइटिंग में जो है सब कुछ आपस में स्मूथ हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, और अपने सीन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिर सिलेक्शन करनी है। एरिया लाइट में आप लोगों के पास इसको स्प्रेड कहते हैं जी। पॉइंट लाइट में इसको रेडियस कहते हैं। जितना रेडियस कम होगा उतना शार्प होगा, जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना स्मूथ होगा। और लास्टली सनलाइट, सनलाइट में इसको एंगल कहते हैं। जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना स्मूथ होगा, और जितना एंगल कम होगा उतने ही हार्श शेडो जो हैं वो जनरेट होंगे। लेकिन यूजुअली सन और डायरेक्शनल लाइट में आप हार्ड शेडोज़ ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सन की जो लाइट है उसके शेडोज़ जनरली हार्ड ही होते हैं, अनलेस के कोई क्लाउडी डे हो। पॉइंट नंबर 6, गोबोस। गोबोस क्या होता है भाई? नाम बहुत फ़नी है लेकिन गोबो होता है बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़, ऑब्जेक्ट या टेम्पलेट्स होती हैं बेसिकली जो आप अपनी लाइट सोर्स के आगे रख लेते हो, और फिर आपकी लाइट जो है सर्टेन वे में लाइट को ब्लॉक करती है, लाइट को पास होने देती है। तो ऐसी किसी भी चीज़ जो लाइट को ब्लॉक करे ना और एक पैटर्न आगे डिलीवर करे शैडो की शेप में,
उसको गोबो कहते हैं। तो आप लोगों को याद, ये वाली लाइटिंग याद है ना, आपको मैंने कहा था मैं बाद में समझाऊंगा। तो देखें, ये एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास सीन है सामने, और ये एक प्लेन है, ठीक है। तो ये प्लेन मैं क्या करूँगा, ये प्लेन हमारा इस सीन में गोबो है, तो ये इस गोबो को हमने लाइट सोर्स के आगे रख देना है, ठीक है। करंटली जो है लाइट कम्प्लीटली ब्लॉक हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप शेडर एडिटर में आए और यहाँ पे हम लोग एक वेव टेक्सचर बनाएं, ठीक है। इसको आप कनेक्ट कर दें कलर रैंप से, और अगर हम इनको कनेक्ट करके यहाँ लगा दें अल्फ़ा में, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा में पता है कि ट्रांसपेरेंसी होती है। तो अगर नोड रेंगुलर आप लोगों का इनेबल्ड है तो कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग ट्वीक कर सकते हैं अगर इसको शार्प करना चाहते हैं। यहाँ स्केल में आप सेलेक्ट कर सकते हैं भाई कितने ज़्यादा चाहिए, कितने कम चाहिए, ठीक है। तो बजाय कि आप लोग एक एक्चुअल ग्रिल मॉडल करें, उसको आप इतना मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हम गोबोज के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर है आप उसको एज गोबो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास लीव्स हैं, आप वो यूज़ करें। आपके पास इस तरह कॉस्टिक्स हैं, कॉस्टिक्स बनाने का ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप फेक कॉस्टिक्स बना सकते हैं गोबोज के थ्रू, ठीक है। तो कोई भी ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो गोबो के लिए चल जाएगी। आपने सिंपली उसको अल्फ़ा या उसकी ओपेसिटी में कनेक्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली हमें ये इतना प्यारा जो है एक रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब आप लोग बेशक इसको रोटेट कर लें, या आप लोग अगर साथ टेक्सचर कोऑर्डिनेट लगा के इसको भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने पसंदीदा एंगल पे सेट कर लें, स्केल अपनी पसंद का सेट कर लें, ठीक है। और गोबोज के लिए आप लोगों ने एक चीज़ ख्याल रखनी कि आपकी लाइट जो है वो हार्ड लाइट होनी चाहिए। अब देखें, जैसे यहाँ पे स्प्रेड मैंने बहुत कम रखा हुआ है, अगर ये स्प्रेड आपका बढ़ जाएगा तो फिर लाइट बहुत स्मूथ हो जाएगी, सब कुछ स्मूथ आउट हो जाएगा और आपके गोबो का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गोबोज काम करता है हार्ड लाइट पे, ठीक है जी। और यहाँ से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहरहाल ट्वीक करके जो सेटिंग आपको अच्छी लगती है ना उस पर आप लोग एडजस्ट कर लें। और क्योंकि मैंने ये सनलाइट रिप्रेजेंट किया तो मैं इसको हल्का सा जो है एक ऑरेंज सा टिंट दे दूंगा, और ये आप लोगों का जी सीन तैयार है। अच्छा, गोबो का जो इस्तेमाल है वो मैंने इस सीन में भी किया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लेन मैंने अटैच किया हुआ है। और अगर यहाँ पे हम शेडेड व्यू में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एक नॉइस टेक्सचर है जिसको मैंने इस तरह कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, ठीक है। ये वियर्ड सा एक पैटर्न बनाया है, और कोशिश मेरी ये थी कि यहाँ पे आपको ना इस तरह का इफेक्ट है कि बाहर दरख्त है और उसके शेडोज़ पड़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे बेशक इस तरह का सेटअप ना बनाएं, आप सिंपली एक ब्लैक एंड वाइट लीव्स की इमेजेस लेके, एक ट्री की इमेज लेके ब्लैक एंड वाइट, वो भी आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और उसके थ्रू बहुत अच्छा आप लोगों को एक रिज़ल्ट जो है मिल सकता है। इंटीरियर में गोबोज बहुत काम आते हैं, बजाय कि आप बाहर एक्चुअल हैवी डंस ट्री मॉडल्स रखें, आप लोग सिंपली एक गोबो रख सकते हैं और वो आपको लीव्स का इफेक्ट जो है आपके सीन में देगा। अच्छा, माया में क्योंकि आप लोगों के पास नोड्स इतने नहीं हैं, ठीक है, इतनी ऑप्शंस नहीं है, तो आप लोगों को गोबो अनफॉर्चुनेटली या पेंट करना पड़ेगा, या आप लोगों को कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज ऑनलाइन ढूंढनी पड़ेगी जो आप एज गोबो यूज़ कर सकते हैं। तो सेम मेथड है जी, आपने लाइट रखनी है, प्लेन रखना है और उसके साथ अपना गोबो अटैच कर लेना है। तो ये लैम्बर्ट लगा हुआ है, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी में ना ये मटेरियल मैंने फ़ोटोशॉप में बनाया रफ़, ठीक है, ब्लैक वाइट है, सिंपल। आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट आ गया। तो मैं सिंपली यूवी एडिटर में इसकी यूवी जो हैं उनको स्ट्रेच कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सिमिलर इफेक्ट जो है यहाँ पे आ जाता है। एप्लीकेशन सेम है, पर ज़ाहिर है दोनों सॉफ्टवेयर का तरीका अपना अपना है, तो ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 7, यूज़ बैकड्रॉप्स इस्तेमाल करें, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो करैक्टर है, चाहे जो मर्जी है, ठीक है। बैकड्रॉप इज़ द सिंपलेस्ट बैकग्राउंड जो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने हर सीन में जो है एक बैकड्रॉप क्रिएट किया हुआ है,
ठीक है। मुझे ना इनिशियली लगता होता था कि अगर आप लोगों को एक इन्फिनिट बैकग्राउंड चाहिए ना, तो आप लोगों को अपना एक प्लेन बना कर उसको स्केल करी जाना है भाई, जब तक ये ऊपर तक नहीं भर जाता, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत गलत अप्रोच है। इन्फिनिट बैकग्राउंड बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप लोग एक प्लेन क्रिएट करें, बैकड्रॉप क्रिएट करें बेसिकली। तो बैकड्रॉप बनाने का तरीका है कि आप लोग एक प्लेन क्रिएट करें, थोड़ा सा स्केल दें, और ये जो एज है ना, इसको आप लोगों ने एक्सट्रूड कर लेना और इसको सिंपली बेवल कर लेना। बेवल करके आप लोग इसको शेड स्मूथ कर दें, और ये इजीली आप लोगों ने बैकड्रॉप क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसको मटेरियल कलर अब आपका जो पसंद है वो दें, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक दूंगा क्योंकि मुझे डार्क सा एनवायरनमेंट चाहिए, और रफनेस आप लोगों ने इसकी फुल कर देनी है। बैकड्रॉप का एक और बेनिफिट ये भी होता है कि देखें, जिस तरह मैं अब इस करेक्टर में हाईलाइट देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कम्प्लीटली ब्लैक है, तो आप लोग एक छोटी सी लाइट क्रिएट करके अपने बैकड्रॉप के साथ यहाँ रख सकते हैं, तो इससे एक बहुत प्यारा इफेक्ट आता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यार ब्लेंड हो रहा है या डार्क है, थोड़ा सा आप कंट्रास्ट चाहते हैं, हाईलाइट देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग पीछे एक लाइट सोर्स डाल के उसको एनहांस कर सकते हैं। इसको देखें, थोड़ा सा मैं पिंक कलर दूंगा, तो ये सीन बहुत बेहतर हो चुका है। तो अगर आप कुछ भी प्रेजेंट करें तो एक बैकड्रॉप उसमें ज़रूर दे दें, अच्छा लगता है। टिप नंबर 8, बाउंस लाइट इस्तेमाल करें। 3D में हमारे पास बहुत कमाल रेंडर इंजन है जो कि एक्चुअल लाइफ को बहुत अच्छे से मिमिक करते हैं। देख सकते हैं कि ये जो बस्ट है, ठीक है, यहाँ पे बजाय कि मैं एक फिल लाइट डालूँ, मैं सिंपली ये एक प्लेन है, इसको करीब ड्रैग कर रहा हूँ। तो इसको करीब ड्रैग करने से आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट लाइट की जो लाइट है वो इस पर लग के वापस बाउंस होती है। उस वजह से आपको यहाँ पे एक फिल लाइट का इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। बास सिनेरियोज में होता है कि आपने करेक्टर पे फिल लाइट डाल रहे हैं, लेकिन उसकी चमक आ रही है आँख में, आपको स्पेकुलरिटी ऑफ करनी पड़ती है, ये होता है वो होता है। तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं फिल लाइट बहुत ईजीली, ठीक है। लेकिन लाइट सोर्स के थ्रू भी हमारे पास इसके वर्क अराउंड्स होते ही हैं। तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो है इंटीरियर वाले सीन्स में। तो जब आप इंटीरियर वाले सीन्स बनाए ना, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि भाई ऑल्दो ये वाला हिस्सा जो है फ्रेम में नहीं आ रहा, ठीक है, आप फिर भी इसको इंक्लूड करें ताकि लाइट जो है यहाँ से बाउंस हो, छत से बाउंस हो, तो वो आपको एक जो है रियलिस्टिक रेंडर प्रोवाइड करता है। तो मेक श्योर करें कि आपका इन्वायरमेंट, आपका मॉडल आपकी लाइटिंग को सपोर्ट करता है। अच्छा, ये टिप जो है ये क्रूशल है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लाइटिंग के टाइम हम लोग जो है लाइट पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं और ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई शेडोज़ भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये लाइट जो है मैं फ्लैट करेक्टर के चेहरे पे मारूं, ठीक है, बिल्कुल सामने रख दी, अब आप लोगों को जो है इसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, इसकी नाक कितनी बड़ी है, इसकी आइज़ कितनी हॉलो है, आपको इन चीज़ों की जो फील है वो नहीं आ रही। वेयरएज़ कि सेम लाइट अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल पे ले जाऊँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो सीन जो है ऑलरेडी बहुत बेहतर लगने लग गए। क्योंकि अब आप लोगों के पास ये नाक पे शेडो आ रहा है, चीक्स पे शेडो आ रहा है, आपको फेस उसके स्ट्रक्चर का जो है एक बेहतर आइडिया आ रहा है। तो लाजमी आप लोग जो है अपनी लाइटिंग में शेडोज़ की एक जगह जो है वो रहने दें। आप कोशिश करें कि आपके पास एक हाईलाइट, एक मिड टोन और एक डार्क जोन जो है, ये 3 एरियाज ऑफ कंट्रास्ट आपके सीन में हो, तो आप लोगों की लाइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। सिमिलरली स्कल वाला सीन देखें, आप लोगों को ये इसलिए इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि आपको इसकी शेप जो है वो अच्छे से समझ आ रही है, आपको इसके शेडोज़ क्लियर हैं, इसकी शेप क्लियर है। यही लाइट अगर मैं बिल्कुल ले आऊँ कैमरा के उसमें, ठीक है, और मारूँ डायरेक्ट इस पर, तो अब वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है। तो प्लीज़ लाजमी 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 शेडोज़ को भी इक्वल ही इम्पोर्टेंस दें। यहाँ पे भी आपको इसके मसल्स, इसकी वेन्स, इसके ये पोर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि लाइट का जो एंगल है वो इन चीज़ों पे शेडो जनरेट कर रहा है और ये शेडो ही आपको सेंस ऑफ डिटेल दे रही है। अगर मैं यही लाइट उठा के फ्लैट मारूँ करेक्टर के मुंह पे, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं लूज़ हो जाती हैं और आपकी प्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं रहती। तो अपनी लाइट्स आप इस तरह प्लेस करें कि आपके जो एरियाज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट भी हों
और जहाँ पे आप लोग डेप्थ दिखाना चाहते हैं, डिटेल्स दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे शेडोज़ पड़ दें। इस टिप को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की लाइटिंग इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूव होगी। तो इस ट्यूटोरियल की लास्ट और फाइनल टिप जो है वो है जी कि वॉल्यूमेट्रिक्स का इस्तेमाल आप करें। वॉल्यूमेट्रिक्स एक बहुत कमाल चीज़ है। मसलन अगर आप ये सीन देखें और मैं ये चीज़ें ऑफ कर देता हूँ, तो ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छा लाइटिंग सिनेरियो है, बहुत अच्छा प्यारा सीन लग रहा है, लेकिन इसको 4 चांद लगाता है वॉल्यूमेट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी डिटेल के साथ आपका रेंडर कैसे ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक्स आप लोगों के 3D सॉफ्टवेयर में ज़रूर कोई ना कोई तरीका होगा। मुझे अब हर सॉफ्टवेयर तो नहीं आता, लेकिन ब्लेंडर और माया आता है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं। तो ब्लेंडर में वॉल्यूमेट्रिक्स जनरेट होते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जिस तरह ये क्यूब है, तो इसके अंदर जो है हम वॉल्यूमेट्रिक्स जनरेट करवा सकते हैं। तो जिस एरिया में आप लोगों को वॉल्यूमेट्रिक चाहिए, वहाँ पे आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है, कोई भी, ठीक है। ज़्यादातर क्यूब ही होता है, तो क्यूब प्लेस कर दें। ये आपके वॉल्यूमेट्रिक्स की बाउंड्स हैं। अभी इसके थ्रू तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो उसके लिए हम इधर ऑब्जेक्ट डेटा में इसको डिस्प्ले एज बाउंड्स कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके थ्रू देख सकते हैं। इधर एक सेपरेट विंडो में हम लोग शेडर एडिटर खोल लेते हैं और इस क्यूब को एक नया मटेरियल दे दें और ये सरफेस हम लोगों ने डिटैच कर देना है। डिलीट करो भाई, परे मारो, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लोग क्रिएट कर लें प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम और इसको कनेक्ट करना है आपने इधर वॉल्यूम वाले उसमें। तो ये कनेक्ट करते ही आप लोगों को ये वॉल्यूमेट्रिक्स जनरेट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रेंडर व्यू ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है अब ये एक वॉल्यूम बन चुका है, फॉग बन चुकी है, इसमें डेंसिटी है। तो डेंसिटी आप लोग कंट्रोल करके देख सकते हैं कि आप लोगों का फॉग कितना थिक है। यहाँ से आप लोग अपने फॉग का कलर सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन हैं, इसको एक्सप्लोर करें और ऐसे जो है आप लोग वॉल्यूमेट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। और सेम इफेक्ट माया में हासिल करने के लिए आप लोगों ने रेंडर सेटिंग में जाना है। इसको मेक श्योर करें आर्नल्ड रेंडर पे है और इधर आर्नल्ड रेंडरर में ना इन्वायरमेंट में जाके एटमॉस्फेयर पे और यहाँ पे AI एटमॉस्फेयर वॉल्यूम, ये जनरेट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी वो इसलिए क्योंकि डेंसिटी इसकी 0 है और माया बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ पे छोटी सी वैल्यू दे दें आप डेंसिटी में, कलर थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और इधर हम थोड़ी और छोटी वैल्यू दे देते हैं। तो इस तरह जो है आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ रेंडर व्यू में, माया में भी ये इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको यूज़फुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी दोस्त के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।